हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेजर ऑफ डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरीज के ऊपर डिस्कशन किया था। हम लोगों ने देखा था कि कैसे पर्सनल इंजरीज के केस में डैमेजेस अवार्ड की जाती हैं, क्या क्या स्कोप होता है उस केस में, पर्सनल इंजरीज के केस में। आज उसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट जो हेड है उसके अंदर डैमेजेस कैसे क्लेम की जाती हैं, कितना अवार्ड किया जा सकता है, असेसमेंट ऑफ डैमेजेस किस प्रकार से किया जाता है और इसका स्कोप क्या है उसको समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डैमेजेज इन केस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक घटना से शुरू करते हैं। एक कहानी है कि एक बार एक आइलैंड था फ्रेंड्स। उस आइलैंड में कुछ ट्राइबल्स लोग रहते थे जो वहाँ के नेटिव थे। उन्होंने कभी भी अपने लाइफ टाइम में बोट के बारे में अनुभव नहीं किया था, ना उनको बोट के बारे में कोई जानकारी थी। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सा बोट जो है उस आइलैंड के पास आकर रुकता है और उस आइलैंड के लोग जो हैं उस बोट को देख ही नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि उनको सिर्फ वहां पे पर्सन दिखता है, जो वहां पे लोग आ रहे हैं वो पर्सन वहां पे उसको दिखता है, उन लोगों को दिखता है, लेकिन वो बोट उनको नहीं दिखता है। तो इसी पे एक कोट भी है फ्रेंड्स कि व्हाट योर माइंड डज नॉट नो योर आई कैन नॉट सी। मतलब जो कुछ भी आपका माइंड जिसके बारे में अवेयर नहीं है, जिसके बारे में नहीं जानता है, उसके बारे में वो आपका जो उसका आंख है वो देख भी नहीं सकता है, मतलब उसको वो समझ नहीं सकता है, उस चीज को वो देख नहीं पाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स जरूरी है, अगर हम इसी को कोट को अपने बेसिक जो हमारा स्टडी है उसका उसके अंदर अप्लाई करें तो हम ये पाएंगे कि हम लोगों को भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जब एग्जाम्स में या कहीं भी हमारे पास कोई लीगल प्रॉब्लम्स आएगा तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे अगर हम उससे पहले से अवगत नहीं है, हम पहले से उस टॉपिक पे या उस पॉइंट पे कुछ भी हमारे अंदर कल्पना नहीं है, हम अवेयर नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होंगी। इसीलिए हर चीज़ों को हम लोगों को समझना जरूरी है और हर चीज़ों के बारे में एटलीस्ट एक बार उस चीज़ को जरूर समझ के रख लेने में भलाई है, ताकि भविष्य में अगर हम पहले से थोड़ा भी अगर उसको हम लोगों ने अपने डेली स्टडीज के दौरान देखा है तो वो फिर चीजें हम जो है बाद में गौर कर पाएंगे, बाद में हम फिर वो सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को जो हम फेस करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस कोड को ध्यान में रखिए और इस कोड को अप्लाई भी कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, डैमेजेस इन केस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स इस हेड के अंदर अगर हम बात करें तो जब भी किसी पर्सन को किसी नेग्लिजेंट रॉन्गफुल एक्ट के वजह से इस प्रकार का डैमेजेस हो या इस प्रकार का हार्म हो, डैमेज हो, हार्म हो कि उसका नॉर्मल स्पैन ऑफ लाइफ शॉर्ट हो जाए, तो वो पर्सन रॉन्ग करने वाले से इस हेड के अंदर जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है और उसके लिए वो इंटाइटल हो जाता है कि वो जो रॉन्गफुल पर्सन, जो रॉन्ग किया गया जिस पर्सन के द्वारा, उस पर्सन से वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है फॉर शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज लाइफ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड जो यूज किया गया है वो है पर्सन्स नॉर्मल स्पैन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो दो वर्ड होता है फ्रेंड्स, एक होता है लाइफ स्पैन और एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर दोनों वर्ड को देखें तो कई बार हम लोग उसको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, है ना, एक के बदले एक का यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। लाइफ स्पेन डिनोट करता है नंबर को और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नंबर ऑफ ईयर्स को ही डिनोट करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइफ स्पैन जो है वो डिनोट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स एन इंडिविजुअल कैन लिव। मतलब एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना जीवित रह सकता है, कितना दिन जीवित रह सकता है, वो उसका लाइफ स्पैन है। जैसे कई बार आप देखे होंगे न्यूज में कि आता है कि कोई पर्सन 122 साल का है, 122 साल का, 130 साल का है, तो इस तरह से जो न्यूज में आता है तो वो लाइफ स्पैन को शो कर रहा होता है, एक पर्सन का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है। लेकिन अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो एवरेज है, वो एक प्रकार का एस्टिमेट है जो पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है, जितना पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है कि उतना वो जी सकता है, उतना वो चाहिए, उतना दिन वो जीवित रह सकता है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अगर
लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन ऑब्जर्वेशन के आधार पे तय किया जा सकता है। जैसे अगर देखा ऑब्जर्व किया गया कि कोई पर्सन 122 ईयर्स तक जीवित रह सकता है, तो हमको पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन 122 ईयर्स तक का हो सकता है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे एज और डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है कि पर्सनल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, हिस्ट्री पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री जो है उस पर डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड कर सकता है, लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट, डाइट, एज, सेक्स, इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है। और इसी वजह है आप देखेंगे कि कई एरिया वाइज जो है, जैसे अगर हम 7 कंटिनेंट है तो डिफरेंट 7 में 5 पे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो डिफरेंट कंटिनेंट्स पे जो लाइफ स्पैन है, डिफरेंट कंट्री के में भी जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना हेल्थ रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वहाँ पे उपलब्ध है, उस आधार पे जो है चेंज हो सकता है। सेक्स के आधार पे भी मेल फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफरेंट होता है। जैसे इंडिया में पिछले वीडियो में हमने आपको 65 बता दिया था, और मैंने कहा भी था कि आप देख लीजिएगा, तो मैंने फिर दोबारा देखा तो 70 जो है इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 70.2 उसके आसपास है ईयर्स, उतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिसमें मेल का अगर देखें तो 68 है, और 68 ईयर्स है, और फीमेल का 70 ईयर्स के आसपास। तो ये क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि हर पर्सन का हेल्थ हिस्ट्री अलग हो सकता है ना, जेनेटिक्स अलग होता है, और डिफरेंट अदर जो फैक्टर्स है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड नॉर्मल, उसीलिए नॉर्मल स्पैन ऑफ लाइफ यूज किया गया है, केवल लाइफ स्पैन यूज नहीं किया गया है, क्योंकि लाइफ स्पैन तो कुछ भी हो सकता है जो मैक्सिमम जा सकता है ना, तो इसलिए नॉर्मल स्पैन ऑफ लाइफ यूज कर दिया गया, यानी कि एक तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जा रही है। अब फ्रेंड्स, आगे के डिस्कशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले इस टॉपिक के अंदर, वो हम लोग देखेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या डैमेजेस जो है डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर भी जो है लाइबिलिटी अराइज होती है जब पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इन दो चीजों को देखेंगे, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि असेसमेंट कैसे करते हैं डैमेजेस को। तो इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को अब पहले चैप्टर 22 में जाना पड़ेगा। चैप्टर 22 में जब हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको कंपनसेशन क्लेम करने का या डैमेजेस क्लेम करने का, या उनके ऊपर जो है कॉज ऑफ एक्शन उनके पास रहता है कि नहीं, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए चैप्टर 22 में। चैप्टर 22 में भी शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ डिस्कस किया गया है, ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। शुरू में देखते हैं चैप्टर 22 में। बेसिकली जो चैप्टर 22 है वो है डेथ इन रिलेशन टू टॉर्ट, इसके ऊपर डिस्कशन की गई है। इस पूरे चैप्टर को फ्रेंड्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन द सबसिस्टिंग कॉज ऑफ एक्शन बिटवीन द टू पार्टीज। मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है ये डिस्कस करता है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है जिसके साथ रॉन्ग हुआ, या अदर पर्सन की डेथ हो जाती है जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ, जिसने टॉर्ट किया, कमिट किया, तो क्या जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उसके उन दो पर्सन में से किसी भी के पर्सन की डेथ के बाद भी सस्टेन करेगा, क्या वो सरवाइव करेगा, क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे, है ना, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनसेशन मिलेगा, या अदर जो पार्टी है जिसके जो रॉन्ग डूअर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या की लाइबिलिटी राइज होगी। उन सारी चीजों को फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया गया है। और सेकेंड पार्ट जो है वो डिस्कस करता है हाउ फार इज कॉजिंग ऑफ डेथ एक्शनेबल इन टॉर्ट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा आवाज बाहर से आप आएगा। तो जो सेकेंड पार्ट है फ्रेंड्स वो है हाउ फार इज कॉजिंग ऑफ डेथ एक्शनेबल इन टॉर्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स वो डेथ से पहले जो हार्म हुआ उसके ऊपर डिस्कशन करता है, और जो सेकेंड पार्ट है वो इस प्रकार के चीजों को डिस्कस करता है कि क्या डेथ पर से डेथ के लिए जो है टॉर्ट लाया जा सकता है कि नहीं, है ना, टॉर्ट के केसेस डेथ में अराइज होता है कि नहीं, डेथ के लिए कोई कंपनसेशन लाया जा सकता है कि नहीं। वहां पे डेथ से पहले जो हार्म हुआ, पर्सनल इंजरीज हो सकती हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज हम लोगों ने देखा, जैसे फ्यूचर इनकम का लॉस हो गया, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा है। तो उस केस में फर्स्ट पार्ट डिस्कस करता है कि क्या जो है कॉज ऑफ एक्शन सस्टेन करेगा कि नहीं, सर्वाइव करेगा कि नहीं। तो आइए फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर की बात करें तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्या कॉज ऑफ एक्शन सस्टेन करेगा कि नहीं डेथ के बाद, है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अगर बात करें इंग्लिश कॉमन लॉ की, तो इंग्लिश कॉमन लॉ में ऐसा है कि पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन किसी भी पर्सन के अगेंस्ट इंड कर जाता है, खत्म हो जाता है जब पर्सन की डेथ हो जाती है। इसके लिए एक लीगल मैगजीन भी है, एक्टियो पर्सोनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, जिसका मतलब होता है कि पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, यानी कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाए तो कॉज ऑफ एक्शन वही खत्म हो जाएगी। कॉज ऑफ एक्शन केम टू एन एंड, है ना। अब अगर इंडिया के केस में देखें तो इंडियन केस में भी ये रेलेवेंट है, और जो ऑथर हैं इस बुक के उन्होंने इसके इस बात की रेलेवेंसी को दिखाने के लिए बलबीर सिंह माकोल वर्सेस श्री गंगाराम हॉस्पिटल के केस को रिफर किया है, जहां पे ये चीज जो है नेशनल कमीशन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया इस केस में। तो इस केस में होता क्या है कि एक कंप्लेंट जो है सॉरी सर्जन के अगेंस्ट फाइल किया गया था, जिसके गलती की वजह से जो है कंप्लेनेंट के बेटे की डेथ हो जाती है। जब कंप्लेंट पेंडिंग ही था तो सर्जन की डेथ हो जाती है। तो नेशनल कमीशन ने जो मैगजीन हम लोगों ने देखा उसी को अप्लाई करते हुए, जो इंग्लिश कॉमन लॉ का मैगजीन था उसी को अप्लाई करते हुए हेल्ड किया कि सर्जन के डेथ के साथ ही राइट टू एक्शन खत्म हो जाती है और लीगल हेयर को लायबल नहीं ठहराया जा सकता, लीगल हेयर को लायबल ठहराया नहीं जा सकता। एक केस जो फ्रेंड्स पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, इन ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वर्सेस क्लॉस मिचेल बेचार्ट, उस इस केस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, डिटेल फैक्ट्स भी आपको बताए थे हमने। तो आज इस केस को यहाँ पे रिफर करते फिर किया गया है। तो इस पार्ट में इस केस में हुआ क्या था फ्रेंड्स कि स्विमिंग पूल में डाइविंग के दौरान प्लेंटिफ को हेड इंजरी हो गई थी, जिसके लिए उसको 50 लाख का कंपनसेशन ग्रांट किया गया था। इस केस में अपील की जाती है बाद में, और ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड के द्वारा जिस दौरान प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, उस दौरान जब अपील के दौरान ही प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है, इसलिए प्लेंटिफ का सूट वही खत्म माना जाता है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट टू सू अलाउ नहीं की जाती है। जब वो कंपनसेशन बढ़ाने की लिए क्लेम कर रहे होते हैं तो उनको अलाउ नहीं की जाती है। लेकिन इस जो रूल है इसका दो एक्सेप्शंस भी लेट डाउन किया गया, दो एक्सेप्शंस भी पाया गया। एक तो एक्सेप्शन जो पाया गया वो टॉर्ट के सॉरी कॉन्ट्रैक्ट केसेस में पाया गया, यानी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में डेथ ऑफ ईदर पार्टी से कॉज ऑफ एक्शन इंड नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है, इन्फोर्स्ड बाई और अगेंस्ट, है ना, इन्फोर्स करवाया जा सकता है। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल सर्विसेज पे बेस्ड है, जैसे पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, ये पर्सनल सर्विसेज पे बेस्ड है, इसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं होंगे, है ना। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखेंगे उसमें भी इस तरह का डिस्कशंस है। तो उसको छोड़ करके अगर हम देखें तो बाकी सारे जगह जो है कॉज ऑफ एक्शन इंड करेगा। पहला पॉइंट ये था, कॉज ऑफ एक्शन इंड कर जाएगा। इसको छोड़ के एक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में जहां पर्सनल सर्विस पे बेस्ड नहीं है वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लायबिलिटी एराइज हो सकती है। और जो सेकंड है वो है अनजस्ट इनरीचमेंट ऑफ टॉर्ट फीचर्स ई स्टेट, है ना। जब भी कोई पर्सन अपने डेथ से पहले किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली अपने पास रख लेता है ना, रॉन्गफुली अप्रोप्रिएट कर लेता है या रॉन्गफुली जो है अपने नाम कर लेता है, तो ऐसे स्थिति में लॉ जो है अनलॉफुल बेनिफिट या अनजस्ट इनरिचमेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचने नहीं देगा, है ना। तो एक्चुअल में जिस पर्सन का प्रॉपर्टी है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट एक्शन ला सकता है जब रॉन्ग डूअर का डेथ हो जाता है। जब रॉन्ग डूअर का डेथ हो जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी एक्शन लाया जा सकता है और प्रॉपर्टी के वैल्यू को रिकवर किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस जो रूल है उसके पीछे क्या आइडिया है, यही सी बात है, हम लोग अनजस्ट इनरिचमेंट कोर्ट कभी अलाउ नहीं करेगा। तो ये क्या है इसके पीछे,
कि only what actually belong to the deceased, only what actually belong to the deceased should continue should constitute his estate, and his estate should not be unjustly enriched by what does not belong to him. मतलब किसी पर्सन का जो बिलोंग ही नहीं करता है तो वो उसके पास कैसे जा सकता है, वो उसको अनजस्ट इनरिचमेंट लॉ कभी अलाउ नहीं करती। इंग्लिश लॉ में एक एक्ट पास हुआ था 1934 में, लॉ रिफॉर्म मिस्टेरियस प्रोविजन एक्ट 1934, और इस लॉ के पास होते ही ये जो मैगजीन का जो रूल था उसको एब्रोगेट कर दिया गया था। और अब ये रूल है वहां पे इंग्लिश लॉज में कि कॉज ऑफ एक्शन किसी भी पार्टी के लाइफ टाइम में अराइज होता है तो डेथ ऑफ आइदर पार्टी से प्लेंटिफ डिफेंडेंट के कॉज ऑफ एक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के कॉज ऑफ एक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे एक चीज हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाइए कि कॉज ऑफ एक्शन जो है लाइफ टाइम में अराइज हुआ, यानी आपको लगेगा कि केस फाइल हो जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट चीज है। कॉज ऑफ एक्शन में है कि आपके पास राइट है और उस राइट का वॉलेशन हुआ है ना, आपके पास कुछ राइट्स है, उस राइट में इंटरफेरेंस हुआ, वही कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है। तो वहां पे कॉज ऑफ एक्शन की बात की जा रही है, ना कि सूट लाने की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरे शब्दों में सबसिस्टिंग कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करेगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ईदर पार्टी टू एक्शन टाइज, मतलब दोनों पार्टी में से किसी की भी डेथ हो गई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कॉज ऑफ एक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करेगा, सस्टेन करेगा, कंटिन्यू करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर पर्सन इंजर्ड हो जाता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है उसको भी देखते हैं। अगर पर्सन इंजर्ड हो जाता है किसी एक्सीडेंट में और वो लॉस सफर कर सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस का, लॉस ऑफ इनकम, पेन एंड सफरिंग, है ना, रिडक्शन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन लाइफ, इन सारे केसेस के लिए कॉज के लिए वो सूट ला सकता है। एक्शन लाने से पहले यहाँ पे क्लैरिफाई भी कर दिया, देखिए सॉरी, एक्शन लाने से पहले, देखिए इधर बिफोर ब्रिंगिंग एन एक्शन और बिफोर द एक्शन ब्राउट बाय हिम इज फाइनली डिसाइडेड, यानी एक्शन लाने से पहले या एक्शन डिसाइड होने से पहले, मतलब जो उसने सूट लाई उसके डिसाइड होने से पहले अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड एक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, उस सूट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉ रिफॉर्म एक्ट 1934 जो पास हुआ था वो इंटाइटल्ड करता है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए वैसे लॉस के लिए जो डिसिस्ट को जो लॉस हुआ उसके लिए, डिसिस्ट के लाइफ टाइम में जो लॉस हुआ उसके लिए। एक बार फिर से देख लीजिए कि लॉ रिफॉर्म एक्ट 1934 इंटाइटल करता है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए वैसे लॉस के लिए जो डिसिस्ट को डिसिस्ट के लाइफ टाइम में हुआ, न कि डिसिस्ट के डेथ से जो लॉस हुआ उसके लिए, उसके लिए नहीं, जो डिसिस्ट के डेथ से जो लॉस हुआ उसके लिए नहीं, क्योंकि वो तो सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वो कहां तक टॉर्ट के केस में रेलेवेंट है, उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। अब उसी का जो है फ्रेंड्स, इसी का जो एक स्पेशल पार्ट है वो है शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। यही जो अभी हम लोगों ने देखा जो पूरा इस चैप्टर में, उसी का एक स्पेशल केस बनता है शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। अगर इंडियन केस में बात करें फ्रेंड्स तो इंडियन केस में भी जो अभी जो लेटेस्ट जो चीजें बातें हमने देखी कि कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव करता है वही इंडियन केस में भी है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कुछ देर बाद इंडियन सक्सेशन एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 306, है ना, वहां पे जो है वो कुछ वहां पे इसी तरह की बात की जाती है जिसको हम लोग देखेंगे। और अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ की, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है जिसको देखना जरूरी है। ये पेज नंबर हम लोगों ने चैप्टर 22 का हम लोग देख रहे हैं। तो जो इस हेड है, इस हेड के अंदर पहली बार जो केस फाइल किया गया शॉर्टिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन वो फ्लिंट वर्सेस लवेल के केस में पाया गया 1935 में। 1934 में वो रूल आया और 1935 में इस तरह ये केस इस हेड के अंदर फर्स्ट टाइम इसके लिए डैमेजेस क्लेम किया गया। इस केस में प्लेंटिफ, फ्लिंट वर्सेस लॉवेल के केस में प्लेंटिफ 69 ईयर एज का एक पर्सन होता है जो उस समय पूर्णतः स्वस्थ रहता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से। मेडिकल रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि वो 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और कोर्ट ऑफ अपील जो है कंपनसेशन अलाउ कर देते हैं इस हेड के अंदर। पहली बार इस केस में फ्लिंट वर्सेस लवेल के केस में
क्योंकि 1 साल से ज़्यादा उसका अब जीवित रहने का संभावना नहीं था, तो कंपनसेशन इस हेड के अंदर जो है अवार्ड की गई कोर्ट के द्वारा। जो सेकंड केस है फ्रेंड्स, वो है रोज वर्सेस फोर्ड। इस केस में ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनसेशन क्लेम के लिए इंटाइटल्ड माना गया, जहां एक 23 ईयर ओल्ड गर्ल एक्सीडेंट से बैडली इंजर्ड हो जाती है ना, सीवियरली इंजर्ड हो जाती है एक्सीडेंट में। फिर 2 दिन के बाद क्या होता है कि 2 दिन के बाद उसके पैर को कट करना पड़ता है, लेग जो है उसको कट करना पड़ जाता है, और फिर अगले 2 दिन के बाद जो है उसकी डेथ ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें रोज वर्सेस फॉर्ड में, तो फादर को कंपनसेशन क्लेम करने के लिए इंटाइटल्ड माना गया, है ना। अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो वो है मॉर्गन वर्सेस स्कॉल्डिंग। इस केस में होता क्या है कि पर्सन की डेथ इंस्टेंटली हो जाती है, एक्सीडेंट के जस्ट बाद ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स डैमेजेस के लिए एक्शन लाते हैं। तो अपोजिट पार्टी ये कंटेंड करती है कि चूंकि डेथ जो है इंस्टेंटली हो गया था एक्सीडेंट के बाद, इसलिए कोई कॉज ऑफ एक्शन डिजीज्ड के लाइफ टाइम में अराइज नहीं हुआ, है ना। डिजीज्ड के लाइफ टाइम में कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं, क्योंकि उसकी डेथ ही तुरंत हो गई, तो लाइफ अराइज कैसे हुआ, ये कंटेंड किया गया अपोजिट पार्टी के द्वारा। और इसलिए डैमेजेस इस हेड के अंदर मेंटेनेबल नहीं है। उनका जो प्ली था वो ये था। कोर्ट ने डिफेंडेंट के प्ली को रिजेक्ट कर दिया, और इस केस में कोर्ट ने प्लेंटिफ को कंपनसेशन के लिए लायबल माना, क्योंकि कोर्ट ने माना कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो डेथ के लिए राइज नहीं हुआ है, बल्कि डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के वजह से जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए राइज हुआ है ना। जो कुछ सेकंड पहले ही एराइज हो गया था, डेथ से पहले ही एराइज हो गया था, वो तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही एराइज हो गया। वहां पे डेथ की बात कहाँ हो रही है? डेथ के लिए तो होगा कि नहीं होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन डेथ के लिए यहाँ पे कंपनसेशन ही क्लेम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो डेथ से पहले जो रॉन्गफुल नेग्लिजेंट एक्ट था अपोजिट पार्टी का, उसके लिए कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम की जा रही है। अब एक क्वेश्चन अराइज हुआ फ्रेंड्स, वो अराइज हुआ कि हम लोगों ने देख लिया कि पहले तो क्या है इस हेड के अंदर कंपनसेशन या डैमेजेस की बात क्या की जाती है, उसको हम लोगों ने देख लिया। सेकंड पार्ट हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं कि नहीं, उनको अवॉइड किया जा सकता है कि नहीं डैमेजेस। अब बात है असेसमेंट की, कितना कंपनसेशन शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के केस में मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन राइज होता हुआ बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग के केस में, ठीक है, और यॉर्कशायर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस नेलर के केस में। दो डिफरेंट समय में ये केसेस अराइज हुई। अगर एक केस 1941 में अराइज हुआ था बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग, और एक केस जो है यॉर्कशायर इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्सेस नेलर, ये 1967 में अराइज हुआ था। बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग के केस में होता क्या है कि एक 2.5 साल के बच्चे, 2.5 ईयर के एक बच्चे का डेथ हो जाता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता है और अच्छे वातावरण में रह रहा होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस केस में जो कंपनसेशन क्लेम की गई थी उसको देने से पहले कुछ रूल्स लेट डाउन किए, और उस रूल्स को देखने के लिए हम लोगों को फिर चैप्टर 24 में जाना पड़ेगा। यहाँ पे यही कंबाइंड था, तो इसलिए दोनों को साथ में ही डिस्कस करने में हम लोगों को फायदा है, और इसलिए हमने आपको दोनों साथ में ही डिस्कस कर दिया। देखिए यहाँ पे कुछ 4 रूल्स लेट डाउन किए उन्होंने, सेम चीज दिया हुआ है बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग। यहाँ पे 4 जो है रूल्स लेट डाउन किए, और उसके बाद कंपनसेशन उन्होंने अवार्ड की। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने जो रूल लेट डाउन किया उसको देख लेते हैं। फर्स्ट रूल था कि उन्होंने लेट डाउन किया कि कंपनसेशन को डिटरमाइन करने के लिए जो टेस्ट होना चाहिए या जो बेस होना चाहिए, वो कितना आयु का लॉस हुआ किसी पर्सन को, ये नहीं होना चाहिए। कितना आयु का लॉस हुआ, अगर 2.5 ईयर्स में हो गया तब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लीजिए कि ज्यादा होता, तो इतना जल्दी हो गया तो उस हिसाब से जो लेंथ है उसको वो रेलिवेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि रेलिवेंट क्या होना चाहिए कि प्रीडोमिनेंटली हैप्पी लाइफ का लॉस कितना हुआ, ये होना चाहिए। मतलब उस समय जो प्रोस्पेक्ट था उसके लाइफ का, जो खुशहाल जीवन का, उसका
लॉस कितना हुआ, इसको देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट, सेकंड जो रूल उन्होंने लेट डाउन किया कि जो हैप्पीनेस ऑफ लाइफ है वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव होगा तो पर्सन के हिसाब से हर पर्सन का हैप्पीनेस का एक्सपेक्टेशन का लेवल अलग अलग हो सकता है, इसलिए उसको सब्जेक्टिव क्राइटेरिया उसका नहीं होना चाहिए बल्कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना, नॉट टू बी सब्जेक्टिव बट द टेस्ट शुड बी एन ऑब्जेक्टिव वन। तो थर्ड पॉइंट उन्होंने रखा, थर्ड रूल्स उन्होंने ले डाउन किया या ऑब्जर्व किया कि मॉडरेट डैमेज इस हेड के अंदर मिलना चाहिए, है ना, डैमेजेज बहुत मॉडरेट, वेरी मॉडरेट मिलना चाहिए, बहुत एग्जाम्पलरी नहीं मिलना चाहिए, बहुत कम भी नहीं मिलना चाहिए, मॉडरेट मिलना चाहिए इस केस में। और अगर इस जो बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग के केस में, तो इस केस में चाइल्ड का डेथ के लिए जो डैमेजेस है और भी कम मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि डिसीज्ड पर्सन का रियल लाइफ का प्रोस्पेक्ट्स और हैप्पीनेस अनसर्टेन है, क्योंकि अभी तो वो काफी छोटा था, है ना, तो उसका रियल लाइफ का हैप्पीनेस जो है, रियल लाइफ और हैप्पीनेस का जो प्रोस्पेक्ट्स है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित था, कुछ कह नहीं सकते थे। और फोर्थ पॉइंट उन्होंने जो लेट डाउन किया वो ये किया कि डिजीज के इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन को इग्नोर किया जाना चाहिए, मतलब जिसकी डेथ हुई है उसको उसके इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन को जो है इग्नोर किया जाना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इकोनॉमिक एंड सोशल पोजीशन पर ही निर्भर नहीं करता है, मतलब इसके अलावा और भी डिफरेंट चीजों पर निर्भर करता है, तो हम केवल इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन को देख करके ये एसेस नहीं कर सकते हैं कि कितना हैप्पीनेस ऑफ लाइफ हो सकता था उसका, है ना, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करता है उनके अनुसार। तो ये चार पॉइंट्स उन्होंने लेट डाउन किए और उसको ध्यान में रखते हुए हाउस ऑफ लॉर्ड ने मात्र 200 पाउंड का कंपनसेशन जो है अवार्ड किया। इस केस के बाद फ्रेंड्स एक बार फिर असेसमेंट ऑफ डैमेजेस के रिगार्डिंग एक और केस आया, यॉर्कशायर इलेक्ट्रिक बोर्ड वर्सेस नेलर। इस केस में भी यही क्वेश्चन अराइज हुआ कि डैमेजेस कितना मिलना चाहिए शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के केस में। तो इस केस में होता क्या है कि एक 20 ईयर ओल्ड लेडी का इलेक्ट्रिक शॉक लगने से इंस्टेंटली डेथ हो जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर एम्प्लॉयमेंट में थी, उस दौरान ही इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में जो लेडी होती हैं उनकी मदर जो होती हैं वो डैमेजेस क्लेम करती हैं और ये कंटेंट किया जाता है उनके द्वारा कि उनकी बेटी या जो लेडी है वो एक अच्छी जॉब में थी और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो थे वो ब्राइट थे। और इसके अलावा ये भी कंटेंट किया जाता है बिफोर द कोर्ट कि उनके हैप्पी लाइफ का चांसेस भी ज़्यादा था, उनके लाइफ हैप्पी लाइफ का चांसेस भी ज़्यादा था। हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस केस में 500 रुपीज जो है वो अवार्ड की थी। मतलब जब अपील में केस गया था हाउस ऑफ लॉर्ड, सबसे पहले जो ट्रायल जज थे, ट्रायल जज ने 500 पाउंड अवार्ड की, फिर बाद में कोर्ट ऑफ अपील ने उसको 1000 कर दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड ने वापस से उसको 500 पाउंड अवार्ड किया कंपनसेशन। तो इस जो 500 पाउंड अवार्ड किया गया, 1941 में अवार्ड किया गया था और इसको माना गया कि ये जो है गैम्बलिंग केस से ज्यादा नहीं मिला, उसी के प्रोपोर्शन में उतना ही मिला, क्योंकि ईयर बढ़ गया था तो मनी वैल्यू भी डेप्रिसिएट्स कर गई थी, तो इसलिए इस केस में जो है ये माना गया कि इसमें भी उसी बेस को मानते हुए बेनहेम वर्सेस गैम्बलिंग के केस को ही बेस बनाते हुए यहाँ भी कंपनसेशन अवार्ड की गई है। और हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस केस में भी एज और अदर ग्राउंड्स के आधार पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, बस हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मानना ये था कि एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड डैमेजेस अवार्ड करने के लिए सेट किया जाना चाहिए जो प्रेजेंट समय में परचेजिंग पावर पर बेस्ड हो, है ना। आज के समय में जो उस समय जिस समय डैमेजेस अवार्ड की जा रही है उस समय परचेजिंग पावर कितनी है उसके आधार उस पर बेस्ड हो, लेकिन डैमेजेस का जो है स्टैंडर्ड ऑलरेडी सेट किया जाना चाहिए। और आप देखेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कंपनसेशन अमाउंट अवार्ड किया गया उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं पाया गया। अब हम लोग फिर से अगेन हम लोगों को जाना पड़ेगा चैप्टर 22 में, जहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कि जो डिफरेंट केसेस में डैमेजेस अवार्ड की गई वो कुछ इसी प्रकार से अवार्ड की गई। जैसे 1973 में मैकैन वर्सेस सेफर्ड के केस में 750 पाउंड, अशरफ वर्सेस मिडलैंड पैसेंजर के केस में 1100 पाउंड और
जो अलग 1977 में, फिर 79 में गैमेल वर्सेस विल्सन के केस में 1250 पाउंड। तो इस तरह से जो है समय के साथ कुछ कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, कुछ कुछ ज्यादा अमाउंट कंपनसेशन अवार्ड किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मॉडरेट ही अवार्ड की गई। इंडियन केसेस में भी अगर हम देखें तो बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग को रेफर किया गया मैनी टाइम्स डैमेजेस डिसाइड करने के लिए ना, डैमेजेस डिसाइड करने के लिए बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग को कई बार रेफर किया गया है। जैसे एक केस है चैप्टर 24 में, एक केस है हाँ, एक केस है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस जीवराज अलवा। इस केस में मैसूर हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दी गई थी बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग में, उसको रेफर किया था, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन था, उसको भी रेफर करके वहां पे एक 10 ईयर ओल्ड बॉय के डेथ के लिए 5000 कंपनसेशन अवार्ड की गई थी। इससे पहले भी अगर आप देखें तो एक केस है गोबाल्ड मोटर सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस वेलू स्वामी। इस केस में भी कोर्ट ने 34 ईयर ओल्ड एक वेल सेटल्ड डॉक्टर के डेथ के केस में 5000 कंपनसेशन अवार्ड किया गया था। यानी उससे पहले जो गोबल्ड केस थी वो देखेंगे आप अगर तो 1962 की केस थी, और जो जीवराज अलवा वर्सेस केस था ये 1970 की केस थी। दोनों में 5000 डैमेजेस अवार्ड की गई। इसमें 34 ईयर ओल्ड डॉक्टर की डेथ हुई और इसमें एक 10 ईयर ओल्ड बॉय की डेथ हुई। दोनों में उतना ही डैमेज 5000 डैमेजेस अवार्ड किया गया। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ही अवार्ड किया जा रहा है। हालांकि एक केस इंडियन केस था श्रीपत शंकर वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ग्रेटर बॉम्बे। इस केस में जहां एक 11 ईयर ओल्ड बॉय का गटर में गिरने से डेथ हो जाता है, वहां 15,000 कंपनसेशन अवार्ड किया गया। और इस कोर्ट में देखिए, कोर्ट ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के एक लता वधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को ऑब्जर्व किया। वहां पे जो ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का, उसको वहां उन्होंने मेंशन किया। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो क्या था इस केस में, लता वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, कि अगर किसी इन्फेंट का डेथ होता है तो हो सकता है कि उस इन्फेंट के डेथ से पहले पेरेंट्स को कोई मॉनेटरी टर्म्स में कोई एक्चुअल बेनिफिट ना हो, है ना, क्योंकि छोटा हो, 18 से कम ईयर ओल्ड हो, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो और डेथ हो जाए। लेकिन पेरेंट्स अगर ये स्टेब्लिश कर दें कि भविष्य में उन्हें पेक्यूनरी बेनिफिट्स मिलने का रिजनेबल एक्सपेक्टेशन था, है ना, तो चाइल्ड अगर जिंदा रहता तो उनके पास पेक्यूनरी बेनिफिट्स हो सकता था, उनको रिजनेबल एक्सपेक्टेशन था। तो इस केस में पेरेंट्स को इस हेड के अंदर डैमेजेस क्लेम करने से कोई बार नहीं कर सकता है। यानी वहां पे डैमेजेस अवार्ड की जा सकती है अगर पेक्यूनरी बेनिफिट्स इनका उनको रीजनेबल एक्सपेक्टेशन था। कोर्ट देखेगी और वहां पे फिर उस आधार पे भी जो है कंपनसेशन अवार्ड करेगी। अब यहाँ एक टर्म यूज किया गया है फ्रेंड्स, देखेंगे आप, मल्टीप्लायर मेथड। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक तरह का मेथड होता है, इसको हम लोग देखेंगे अलग वीडियो में भी देखेंगे, मल्टीप्लायर मेथड और इंटरेस्ट मेथड या इंटरेस्ट थियरी, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां भी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ शॉर्ट में ध्यान में रखिए कि ये एक मेथड है जिससे फ्यूचर लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली इंजरी की वजह से कुछ साल तक यदि उसका इफेक्ट रहेगा तो उस नंबर ऑफ ईयर्स से, जितना ईयर्स तक इफेक्ट रहेगा उसको उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक्चुअल लॉस में, तो टोटल लॉस निकालने के लिए, और वो अवार्ड की जाती है। हम लोगों ने देखा था कि एक ही बार में दे दिया जाता है, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे डिफरेंट केसेस नहीं ला सकती है, इसलिए एक ही बार में कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिए मल्टीप्लायर मेथड का यूज किया जाता है। यहाँ डिजीज के एज और डिजीज को के डिपेंडेंट के एज को, जो डिजीज के डिपेंडेंट है उनके एज को भी ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पर मल्टीप्लायर तय किया जाता है। अगर आप प्रीवियस वीडियो में देखिएगा तो एक केस हम लोग डिस्कस किए थे आपको, जहाँ पे दो एम्प्लॉयर का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों का जो है दोनों को लॉस होता है। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस कृष्णा, जहाँ पे एक दोनों लेबर फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, एक विंडर होता है एक स्पिनर होता है, और दोनों को जब लॉस हुआ जाता है तो वहां पे आप देखेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई की गई थी।
तो वहाँ पे जो वो 10 से मल्टीप्लाई किया गया था एक्चुअल लॉस निकालने के बाद, जो पर पर्सन जो उनका 450 रुपीज पर मंथ था, पर हाँ पर मंथ शायद उनका इनकम था, तो उसको जब कैलकुलेट किया गया था तो वहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया गया था, ये वही मल्टीप्लायर है। बस इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान में रखिए कि मल्टीप्लायर ये चीज होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स दो पॉइंट्स और बच गया डिस्कस करने के लिए। पहला ये कि इंडियन केस में कॉज ऑफ एक्शन डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है कि नहीं। हालांकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया, लेकिन हम लोग देखते हैं और दूसरा कि टॉर्ट फीजर या रॉन्ग डूअर है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की लाइबिलिटी अराइज होती है कि नहीं। अगर हम लोग फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करें तो हम लोगों को फिर से वापस उस चैप्टर में जाना पड़ेगा 22 में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडियन केसेस में दी गई है, इंडियन रेफरेंस में। तो इंडिया में भी डिजीज के डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉज ऑफ एक्शन मिलता है, यानी राइट मिलता है किस चीज के लिए, टू प्रोसिक्यूट केस फाइल करने के लिए या डिफेंड एनी एक्शन और स्पेशल प्रोसीडिंग्स, कोई एक्शन या स्पेशल प्रोसीडिंग्स को लाने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए या डिफेंड करने के लिए, जो कि डिजीज्ड पर्सन के फेवर या अगेंस्ट में एग्जिस्ट करता था, वो अब रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर को भी मिलता है, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर को भी मिलता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 306 वहां पे ये पैराग्राफ दिया गया है, ये सेक्शन है 306, वहां पे ये दिया गया है। और ये दिया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट 306 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जहां पे कि रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो राइट है वो नहीं मिलेगा, जैसे डिफेमेशन के केस में, असॉल्ट के केसेस में और पर्सनल इंजरी के केस में। यानी जब पर्सन की डेथ हो जाएगी तो डिजीज्ड पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को राइट नहीं मिलेगा, पर्सनल इंजरीज के केस में, असॉल्ट के केस में, डिफेमेशन के केस में, और चौथा उस केस में भी जहां रिलीफ इंजॉय नहीं किया जा सकता है, मतलब रिलीफ का कोई वैल्यू नहीं होता है, नेगेटरी वैल्यू होती है, नल एंड वॉइड, नल जो उसका वैल्यू है वो नल है ना, तो उस केस में भी जो है कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू नहीं करता है। इन सारे केसेस एक्सेप्शन है, यहाँ कोई कॉज ऑफ एक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिसीज्ड के डेथ पर नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन राइज हुई मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में कि मेलिशियस प्रोसिक्यूशन अगर होगा तो उस केस में क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन। हाँ, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में क्या होगा, क्योंकि पर्सनल इंजरीज के केस में, डिफेमेशन के केस में और असॉल्ट के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट राइज नहीं होगा, तो फिर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में क्या होगा। देखिए मेलिशियस, अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स मेलिशियस प्रोसिक्यूशन की, तो इस केस में एक कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का मानना है कि पर्सनल इंजरी का मतलब फिजिकल इंजरी ओनली, और इसलिए मेलिशियस प्रोसिक्यूशन कोई फिजिकल इंजरी नहीं है, इसलिए डिसीज्ड के डेथ के साथ कॉज ऑफ एक्शन खत्म नहीं होती है। जबकि मद्रास, बॉम्बे, पटना, इलाहाबाद, ये जो हाई कोर्ट्स हैं इनका डिफरेंट व्यू है। इनका मानना है कि पर्सनल इंजरीज का मतलब केवल फिजिकल पर्सनल इंजरी नहीं होता है, वो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। तो इसलिए मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट डेथ ऑफ पार्टी से खत्म हो जाती है, जैसे पार्टी का डेथ होगा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का भी खत्म हो जाएगा। ऐसा ये तीन हाईकोर्ट, चार हाईकोर्ट जो है मद्रास, बॉम्बे, पटना और इलाहाबाद, ये व्यू रखती है, ऐसा ऑब्जर्व करती है। इसके बाद फ्रेंड्स एक केस है, इसी पे एक केस है जरगम अब्बास वर्सेस हरिचंद, जहां पे कि डिफेमेशन का सूट फाइल किया गया था एक पर्सन के द्वारा, और जब जरगम अब्बास और उसके बेटे अली अब्बास ने मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, मेलिशियसली एक केस फाइल किया था, तो उसी के अगेंस्ट जो पार्टी थी उन्होंने इन दोनों के अगेंस्ट जो है डिफेमेशन का केस फाइल किया, डिफेमेशन का सूट फाइल किया, और अपीलेट स्टेज पर जरगम अब्बास की डेथ हो जाती है, तो ये हेल्ड किया गया कि अपील खत्म होगी,
है ना, अपील उस समय खत्म हो जाएगी, लेकिन सूट खत्म नहीं होगी, क्योंकि सूट तो ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में फाइल किया गया था, वहां जजमेंट आ चुका है। तो ये जो अपील है वो खत्म हो जाएगी, और अपील के अंडर जो डिग्री है अब भी एग्जीक्यूट की जा सकती है। और इसके अलावा चूंकि फादर की डेथ हुई थी, तो इसलिए सॉन का जो केस है, सॉन का अपील, वो उस पर असर नहीं पड़ेगा, वो मेंटेनेबल रहेगा। तो ये जो था फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, कि क्या कि जो टॉर्ट फीजर है, जो रॉन्ग डूअर है, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की लायबिलिटी राइज होती है कि नहीं, उस पार्ट को भी देख लेते हैं। तो इस पार्ट को समझने के लिए जो फर्स्ट केस है हमारे पास, वो है सुप्रीम बैंक वर्सेस पीए तेंदुलकर। यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिएगा अपने बुक में कि यहाँ पे क्या चीज लिखा होगा, क्या चीज डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम बैंक वर्सेस पीए तेंदुलकर के केस में होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या एक बैंक के डायरेक्टर जो कि स्टैट्यूटरी ड्यूटीज की ब्रीच करते हैं, उनके डेथ के बाद लायबिलिटी अराइज होगी कि नहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि लायबिलिटी अराइज होगी, क्योंकि उन्होंने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को जो है का ब्रीच किया था, और लायबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव तक भी जाएगी, लेकिन उतना ही जितना कि डिजीज की जो एसेट्स है और ये स्टेट, उतना ही एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी आफ्टर हिज डेथ। तो ये जो है एसेट्स और ई स्टेट जो है, जो डिजीज का है और जो सक्सेशन से मिला है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो उतना ही तक सीमित रहेगा उनका लाइबिलिटी। एक और केस है नूरसिंगा चरण वर्सेस रतिकांता। इस केस में होता क्या है फ्रेंड्स, चेंज कर लेते हैं। इस केस में होता क्या है, इस केस में होता क्या है कि एक पर्सन के द्वारा मिस रिप्रेजेंटेशन से कुछ अमाउंट रिसीव किया गया, मिस रिप्रेजेंट किया गया, और उसके बदले उसको कुछ उसके बदले नहीं बल्कि उसके प्रभाव से उसको कुछ पैसा रिसीव हुआ, और अमाउंट रिसीव करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। लॉस होने वाले पर्सन ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया था, उसी भी जब उसकी डेथ नहीं थी उससे पहले ही केस फाइल किया था, और बाद में जैसे ही पेंडिंग जब रहती है केस, तो उसकी पर्सन की डेथ हो जाती है जिसके ऊपर केस किया गया, और क्वेश्चन अराइज होती है कि क्या उसके सॉन की लाइबिलिटी अराइज होगी अपने फादर के कंडक्ट के लिए जिन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ मिस रिप्रेजेंट की वजह से फादर की पर्सनल लाइबिलिटी अराइज होती है। यहाँ कोई कर्ज नहीं लिया गया था जो कि सॉन की लाइबिलिटी को मोरली एटलीस्ट मोरली ऑब्लाइग्ड बनाता है ना, सॉन की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है अगर कर्ज लिया गया होता है तो, लेकिन यहाँ कर्ज नहीं लिया गया था या मिस रिप्रेजेंट किया गया था। तो प्लेंटिफ का रिलीफ प्राप्त करने का जो कैपेसिटी है टॉर्ट के केसेस में, फादर के डेथ के साथ ही इंड हो जाता है, फादर का डेथ होगा और उसके साथ ही इंड हो जाएगा, और सॉन की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो ये था फ्रेंड्स इस टॉपिक के अंदर जो आके बांगिया में दिया गया है, सॉर्टिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, उस पे इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को देखना था। हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि तो ये जो शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ है वो किस केस में मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कहाँ तक कंपनसेशन कॉज ऑफ एक्शन उनके पास सर्वाइव करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि असेसमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग देखा, यॉर्कशायर वाला केस देखा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडियन रेफरेंस में कैसे बेनहम वर्सेस गैम्बलिंग को अप्लाई किया जाता है कि नहीं। और इसके बाद हम लोगों ने ये देखा फाइनली कि लाइबिलिटी जो है वो अराइज होती है कि नहीं, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी अराइज होती है कि नहीं। ये सारे चीज़ों हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, ये दोनों चैप्टर्स में 22 और 24 में दी गई थी। इस पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, चैप्टर 22 भी हम लोग का रेमेडीज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फेटल एक्सीडेंट एक्ट बचा हुआ है जो कि हम लोग शॉर्ट में हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ही देख लें। और डेथ इन रिलेशन टू टॉर्ट जो चैप्टर 22 है उसका भी फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सेकंड पार्ट में जो उसका डिस्कशन है वो है कि डेथ के केस में, मतलब डेथ होने पे कंपनसेशन अवार्ड किया जा सकता है कि नहीं, या वो कितना एक्शनेबल है, कोई पार्टी का कितना पॉसिबिलिटी है कि उस केस में वो कंपनसेशन अवार्ड कर ले सकती है कि नहीं, ना कंपनसेशन क्लेम कर सकती है कि नहीं, उसका स्कोप है वहां पे हम लोग देखेंगे। और वही फेटल एक्सीडेंट एक्ट है, एक्चुअली फेटल एक्सीडेंट एक्ट देखेंगे आप तो फेटल एक्सीडेंट एक्ट में क्योंकि जब डेथ हुई हो जा रही है तो वो पर्सन तो कंपनसेशन क्लेम करेगा नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही क्लेम करेंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना कंपनसेशन मिलता है कि नहीं मिलता है वो फेटल एक्सीडेंट एक्ट का एक पोर्शन बनता है,
जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस पे भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ठीक है, डैमेजेस नहीं, रिमोटनेस ऑफ डैमेज पे देखेंगे, मतलब जो हार्म हुआ ना, उस हार्म से कनेक्टेड कितना दूर तक हार्म को हम लोग ले सकते हैं, है ना, उसको देखेंगे। चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे हम लोग। और आप लोग चैप्टर 3 देखेंगे, चैप्टर 3 भी अभी बचा हुआ है, चैप्टर 3 कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी टू सू, टॉर्ट के केसेस में कैपेसिटी टू सू और लाइबिलिटी टू बी सूड, है ना, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट स्टेटस देखेंगे कि जैसे हस्बैंड वाइफ के केस में, माइनर के केस में, है ना, कॉर्पोरेशन के केस में, इन सारे केसेस में देखेंगे। आप लोग जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको पता हो तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा। और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखिए, आज का कोटेशन भी ध्यान में रखिए जो आज सबसे पहले कोट दिए थे आपको, कि व्हाट योर माइंड डज नॉट नो योर आई कैन नॉट सी। इसलिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए, ताकि आपकी कल्पना में होना चाहिए, उसके बाद तो फिर मस्तिष्क हमारा है ही, उसके बाद तो हमारा दिमाग है, हम कंप्यूटर भी बना सकते हैं, रोबोट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, तो लॉ भी बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड लक, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।